अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे PSL 3 की, जिसका फाइनल कल कराची में खेला गया और PSL 3 का ये फाइनल इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीता, 3 विकेटों से हराया पेशावर ज़लवर ज़ल्मी को। और ये दूसरा टूर्नामेंट है, दूसरा PSL का इवेंट है जो इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती है। जो पहला इवेंट था PSL 1 का, वो भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के नाम हुआ था। दूसरा इवेंट पेशावर ज़ल्मी जीती और कल दोनों टीमें मद्द मुकाबल थी और कल ये मैच, सनसनीखेज मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत गई। लेकिन शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि कल इस्लामाबाद यूनाइटेड की तो जीत हुई है, लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान में क्रिकेट की जीत हुई है, पाकिस्तान अमन की जीत हुई है, क्योंकि 9 साल के बाद ये मैच कराची में खेला गया था। इस लेवल का मुकाबला कराची में इससे पहले 9 सालों में नहीं देखा गया, जहां पर पाकिस्तानी कौमी क्रिकेट टीम के प्लेयर्स थे, जहां पर इंटरनेशनल खिलाड़ी थे, जहां पर क्राउड स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और जज्बा और जोश शायकीन में नजर आ रहा था, जो कि स्टेडियम के अंदर थे। और इवन कराची में जो बाहर कराची के जो अवाम है, वो भी पिछले 2 दिन से सेलिब्रेट कर रहे थे इस फाइनल को। तो यकीनन ये कराची के लिए एजाज की बात थी और पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल कराची में होना, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि कराची सबसे बड़ा शहर है। इससे पहले लाहौर में क्रिकेट वापस आ चुकी है और अब ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में भी होगी। इस इवेंट के बाद अब वेस्ट इंडीज का दौरा है। वेस्ट इंडीज 3 T20 मैच पाकिस्तान में खेलेगी। क्रेडिट यकीनन नजम सेठी साहब को, PCB की टीम को जाता है, लेकिन साथ ही साथ इसका क्रेडिट जाता है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को, पुलिस को, रेंजर्स को, पाक फौज को, और साथ ही साथ जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो सिंध गवर्नमेंट है, जिनकी काविशों की वजह से अमन बहाल हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि क्रिकेट की वापसी भी हो रही है। सीटी बजेगी, स्टेज सजे। अस्सलाम वालेकुम कराची, कैसे हो कराची? सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। That's gone up in the air and dismissed. कराची वालों, ये एक हिस्टोरिक डे है। मैं बहुत से लोगों का और इदारों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा। हमारी बहादुर पुलिस, रेंजर्स, पाक अफवाज और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने आपको महफूज किया है। PSL की प्रोग्रेस हमारे सामने है और ख़ास तौर पे इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि पिछले PSL फाइनल में 8 इंटरनेशनल खिलाड़ी यहाँ पे मौजूद थे। इस मरतबा 4 फ्रेंचाइजीज के मैच पाकिस्तान में हुए हैं, 24 खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद थे, उनका कोचिंग स्टाफ मौजूद था, कमेंट्री टीम जो है वो बाहर से आई थी। ये एक प्रोग्रेस है जिससे लगता है कि ये ब्रांड ज़्यादा बड़ा होगा और पाकिस्तान में PSL के ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस हुआ करेंगे। जैसे नजम सेठी साहब कह भी रहे थे कि अगले साल आधा टूर्नामेंट जो है वो पाकिस्तान में करवाया जाएगा। थोड़ा मैच के हवाले से भी बात कर लेते हैं, इस टूर्नामेंट के हवाले से बात कर लेते हैं। इस टूर्नामेंट के जो बेहतरीन बैट्समैन करार दिए गए हैं वो कामरान अकमल साहब हैं, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, टेस्ट क्रिकेटर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान अकमल, आपने हमें ज्वाइन किया। फ़हीम अशरफ टूर्नामेंट के बेहतरीन बॉलर थे, 18 विकेटें उन्होंने हासिल की और यूनाइटेड की जीत में उनका बड़ा किरदार था। रोंकी, जिन्होंने कल भी मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया, निस्फ सेंचुरी बनाई और इस पूरे टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार दिए गए। हम मुख्तलिफ प्लेयर से भी बात करेंगे, नजम सेठी साहब भी कुछ देर में हमारे साथ मौजूद होंगे। बात का आगाज करते हैं कामरान अकमल से। कामरान अकमल वैसे तो इस वक्त कैच ड्रॉप करने की वजह से तनकीद की जद में भी आए हुए, लेकिन उस बाद में बात करूंगा। कामरान, सबसे पहले आपको मुबारक हो, बेहतरीन आपने बैटिंग की इस पूरे टूर्नामेंट में। 425 रन आपने स्कोर किए, 3 निस्फ सेंचुरी स्कोर की, जिसमें 2 70 थे और आपने 1 सेंचुरी भी स्कोर की। तो मुबारक हो आपको। कैसा एक्सपीरियंस था इस PSL 3 का, कैसा महसूस कर रहे हैं? जी अल्लाह का शुक्र अदा, जितनी भी परफॉर्मेंस हुई, टीम की एफर्ट थी, टीम की सपोर्ट थी, कोचिंग स्टाफ को और जिन्होंने सपोर्ट किया पूरी टीम को, मुझे किया, कोच को, कप्तान को, यूनुस भाई को, सकलैन भाई, जितने हमारे टीम प्लेयर्स थे, बड़ी जान लगाई। जिस टाइम से हम जो निकले हैं प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया, फिर फाइनल खेले, अनफॉर्चुनेटली हम लोग जीत नहीं सके। इस्लामाबाद को मुबारकबाद। और उससे पहले जो क्रिकेट आई है पाकिस्तान में, लास्ट ईयर एक मैच आया था फाइनल, इस बार प्लेऑफ हुए हैं, फिर फाइनल कराची में हुआ। सबसे बड़ी बात है 9 साल के बाद कराची में, जैसे आपने मेंशन किया, बहुत मुबारकबाद पूरी PSL की मैनेजमेंट को, सेठी साहब को, PCB को और हमारी फ़ौज को, जिन्होंने ये मैच कामयाब बनाए हैं। उसके बाद अवाम ने जैसे वेलकम किया लाहौर में, फिर कराची में 9 साल बाद जैसा क्राउड आया, जैसे स्पोर्ट की सल को मैं कहता हूँ अमेजिंग रहा टूर्नामेंट। और जितने प्लेयर्स आए हैं सब
तो मैं कहता हूँ ये सबसे बड़ा मैसेज है दुनिया को कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो सकती है, कराची में हो सकती है, सिर्फ लाहौर में नहीं पूरे पाकिस्तान में हो सकती है। तो ये बड़ी खुशी है। कैसा एनवायरनमेंट था, जरा उस एनवायरनमेंट को डिस्क्राइब कीजिए। इस्लामाबाद अच्छा खेल, जब आप बैटिंग के लिए आए, जब आप मैच खेल रहे थे, जो एनवायरनमेंट था नेशनल स्टेडियम का कल, जिसमें 34,000 लोग मौजूद थे, उस एनवायरनमेंट को जरा डिस्क्राइब कीजिए कि आपने देखा है रिसेंट हिस्ट्री में पाकिस्तान में ऐसा इवेंट कोई? देखें, ऐसा मैंने लास्ट ईयर फाइनल में देखा था कि जो एनवायरनमेंट था लाहौर में, फिर इस साल कराची में हुआ। जितने लोग 34,000 आप बता रहे हैं, मेरे ख्याल से एटलीस्ट 7 to 8 10,000 अभी बाहर थे जिनको सीटें नहीं मिल रही थी, अंदर नहीं आ रहे थे। इतना मेरे ख्याल से वेलकम किया क्राउड ने। तो ये बहुत अमेजिंग है हम पूरे पाकिस्तान के लिए। मैं कहता हूँ इस वक्त पाकिस्तान में ज़रूरत थी इंटरनेशनल क्रिकेट और हमारी PSL के मैचेस पाकिस्तान में आए, इससे बड़ी खुशी नहीं है। जैसे सेठी साहब की एफर्ट है, जैसी बोर्ड की है, PSL की पूरी मैनेजमेंट को मैं कहता हूँ कि अनबिलीवेबल। उसके बाद जो प्लेयर्स आए हैं, सारी फ्रेंचाइज लेके आई हैं, टॉप के प्लेयर्स आए हैं। जो नहीं आए उन्होंने मिस किया, कमिटमेंट करके वो नहीं आए। लेकिन जो प्लेयर्स भी आए यहाँ पे, डैरन समी को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है, लास्ट ईयर आया था। बाकी प्लेयरों को भी मोटिवेट किया, फ्लेचर आया, क्रिस जॉर्डन आया, फिर ये सारे प्लेयर्स आए। मैं कहता हूँ कि इतनी खुशी थी, हर चेहरे पे खुशी थी, और ये खुशी हम लोग मिस कर रहे थे। तो इस PSL की वजह से आई है। नहीं आए, उन्होंने यकीनन मिस किया होगा, क्योंकि कल मैं देख रहा था स्टेडियम में सैमी, JP डुमिनी के जो नारे लग रहे थे, लग नहीं रहा था ये प्लेयर्स जो है कोई साउथ अफ्रीकन है या वेस्ट इंडीज के, ऐसा लग रहा था हमारे लोकल प्लेयर्स है। इतना उनके लिए वहां पे सपोर्ट था। सईद अजमल साहब भी हमारे साथ मौजूद है, इनकी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड कल मैच जीती है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद अजमल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आप उन अनफॉर्चुनेट प्लेयर्स में से हैं, उस अनफॉर्चुनेट जनरेशन में से हैं जिसने पाकिस्तान के लिए खूब खेला और जबरदस्त खेला, लेकिन पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का ज्यादा मौका नहीं मिला। तो कल जो ये एनवायरनमेंट था सईद अजमल साहब, ये आपके लिए भी एक नया एनवायरनमेंट होगा, क्योंकि कराची स्टेडियम ऐसा नहीं देखा होगा शायद आपने पहले। बिल्कुल, मैंने इससे पहले देखा है एक दफा, मेरा डेब्यू हुआ था 2008 में अगेंस्ट इंडिया एशिया कप में, और उसके बाद अफसोस के साथ मैं दोबारा यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सका और पाकिस्तान से बाहर दुबई में खेलना। मगर यह है कि जो सूरत हाल कल हमें नजर आ रही थी ग्राउंड के अंदर और ग्राउंड के बाहर, इसका सारा क्रेडिट हमारे हर बंदे को जाता है, पाकिस्तानी हर फर्द को जाता है, हमारे वज़ीर आज़म साहब को जाता है। जो सिक्योरिटी सिंध में हमें प्रोवाइड की गई, जो पंजाब में प्रोवाइड की गई, ये सारा क्रेडिट, क्योंकि ये हमारी पाकिस्तान की इज्जत का मसला था कि हम चाहते हैं कि हमारी इज्जत वो रिस्पेक्ट बहाल हो जो सिक्योरिटी इशू की वजह से हमारे ऊपर लगी हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफ़ी हद तक हम कामयाब हो रहे हैं, और मेरी दुआ है कि जो आने वाली सीरीज है वेस्ट इंडीज की, वो भी ऐसे ही अच्छे तरीके से हो और हमारी पूरी आवाम सपोर्ट करे वेस्ट इंडीज को भी और हमारी अपनी टीम को भी, और इंशाअल्लाह ताला हम मिल के ही ये सारे कारनामे अंजाम देंगे। और पाकिस्तान हमारा है, हमें अपने पाकिस्तान की इज्जत प्यारी है, और इंशाअल्लाह ताला तो कल मैच में मजा आया। देखिए, हार जीत तो मैं साइड पर रख के ये बात करना चाह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी फीलिंग थी, वो जो दूसरे मुल्क से प्लेयर आए हैं उनके लिए भी अच्छी रही है, उनको हमने थैंक यू भी कहा है जाते हुए। उनका क्या फीडबैक था? जाने से पहले कोई बात हुई हो सईद अजमल साहब, या जिस दौरान वो यहाँ पर थे, फीडबैक क्या था उनका पाकिस्तान के हवाले से? हमारे मुल्क की क्रिकेट जल्द से जल्द बहाल हो, एक दफा फिर वैसा ही मुल्क स्कूल वाला साफ सुथरा, करप्शन से पाक, हर चीज से पाक, कम बलाज जो भी हमारे ऊपर इल्जाम लगे हैं वो क्लियर हो। और हम चाहते हैं कि ये क्रिकेट ही ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिससे हम अपने मुल्क की इज्जत को बहाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला इसमें बहुत हद तक हम कामयाब हो गए हैं, और इंशाअल्लाह फ्यूचर में पाकिस्तान के अंदर और बड़ी टेस्ट आगे चलेगी इंशाअल्लाह। अच्छा, ये मुझे जरा बताइएगा कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे उनका क्या फीडबैक रहा, क्या उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से फीडबैक दिया है जाने से पहले? बहुत जबरदस्त। हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी सईद अजमल साहब? जी सईद, आपकी आवाज आ रही है। जबरदस्त फीडबैक गया है, और स्पेशली सब जो प्लेयर इंटरनेशनल हमारे वापस गए हैं उन्होंने थैंक यू भी कहा है, ऑनर्स को भी, और उन्होंने ट्वीट भी किया है पाकिस्तान के हवाले से। हमने उनसे कुछ वीडियो मैसेज लिए गए हैं ताकि वो हम लगा सकें और PCB की वेबसाइट पर लगे और सबको पता चले कि ये टीवी पे भी चले, हमारे मीडिया पे भी चले, और स्पेशली मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया है इस हवाले से। देखिए, सब मिल के काम करेंगे तो ये होगा। और एक दफा फिर वही बात करूंगा कि जो भी प्लेयर आए हैं बाहर से खेलने जी, बहुत उन्होंने पहले मैच से कह दिया था कि हम पाकिस्तान के लिए जाएंगे। अफसोस के 1-2 प्लेयर हमारे मिस हुए, बट ये है
कि 90% हमारे जो प्लेयर खेल रहे थे, जैसे जल्मी के खेल रहे थे, 90% प्लेयर जो मुल्क में आके हमारे लिए सेमीफाइनल फाइनल खेले हैं, तो ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए अब वो चीज आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है। वेस्ट इंडीज का कोई भी प्लेयर रिफ्यूज, किसी प्लेयर ने रिफ्यूज नहीं किया स्मिथ के, और मेरे ख्याल में अब वो टाइम आ गया कि पाकिस्तान थोड़ा पुश करे आईसीसी हमारे मुल्क में कोई एक इंटरनेशनल बड़ी टीम भेजे और इसका टेस्ट स्टैंडर्ड हो। सही। अच्छा, वेस्ट इंडीज आ रही है और सईद अजमल साहब, आपको ये जान के खुशी होगी कि जो 15 रुकनी स्क्वाड है उसमें 4 खिलाड़ी इस्लामाबाद यूनाइटेड के हैं। 2 तो पहले ही खेल रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, फ़हीम अशरफ और शादाब खान, लेकिन अब आसिफ अली और इसके अलावा हुसैन तलत को भी टीम में शामिल कर लिया गया है। तो जो टैलेंट आ रहा है पीएसएल से, उनको अब कौमी टीम में मौके भी मिल रहे हैं और बड़ी आपके लिए तो खुशी की बात होगी कि 2 और खिलाड़ी आपकी टीम से जा रहे हैं। बिल्कुल जी, एक हमारा रोमान है इंजरी होने के बाद अभी बायरन से 5 होते थे, मगर ये है कि देखें पाकिस्तान की टीम बनी है, इस्लामाबाद से बनी है, मगर ये पीएसएल से बन रही है और ये हमारा ब्रांड बड़ा होता जा रहा है। और मेरी दुआ है कि इसी तरह का, जैसे ये हमारी पीएसएल होती है, इसी तरह हमारा पीसीबी अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को भी अगर थोड़ा सा टाइम दे दे, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनको अभी तक मौका नहीं मिल रहा है और वो पीएसएल जो खेलने आए हैं उनको वो आगे चले गए हैं, जो पीछे नहीं खेल सके वो आगे आना चाह रहे हैं। तो पाकिस्तान में कभी टैलेंट खत्म नहीं हुआ और मैं मुबारकबाद देता हूँ यूनाइटेड को और कि उनके 2 प्लेयर और सिलेक्ट हुए हैं, बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं और मेरी दुआ है कि ये दोनों आके अपने मुल्क के लिए अच्छा खेलें, क्योंकि ये हमारे पाकिस्तान की टीम है और हम एज ए क्रिकेटर उन सबको सपोर्ट करते हैं। जो भी नए लड़के सिलेक्ट हुए हैं उन्हें भी चाहिए आहिस्ता आहिस्ता एक लड़का डालते जाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की ग्रोमिंग बहुत ज्यादा बेहतर होगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सईद अजमल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और उन खिलाड़ी जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि बड़े टैलेंटेड प्लेयर हैं और पाकिस्तान टीम में भी उनका नाम आ गया है, आसिफ अली, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कल फाइनल में भी उन्होंने 6 बॉल पे 26 रन स्कोर करके एक ऐसा मैच जो कि सनसनीखेज मरहल में दाखिल हो चुका था, इस्लामाबाद यूनाइटेड के नाम करवाया। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ अली, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो फीलिंग बताइए, क्योंकि कल आपकी इनिंग एक कैमियो था लेकिन मैच विनिंग इनिंग साबित हुई आखिर में। जी भाई बिल्कुल, जो फीलिंग है मेरी बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र है अल्लाह का। चैंपियन हुए और मेरा नाम आया पाकिस्तान में, तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि जो मेरी नेशनल गेम है वही खेलूं मैं। प्रेशर था जब विकेट पर आए थे और आपका कैच भी ड्रॉप हुआ, कामरान अकमल भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने ही वो कैच ड्रॉप किया था। प्रेशर था उस वक्त जब आप फाइनल इनिंग के लिए आए थे? तो जी प्रेशर इतना नहीं था, बस यही हो कि मैच बड़ा था तो सोच रहे थे कि रन चेज करने हैं, तो अपनी गेम खेला, तो प्रेशर कोई नहीं था, नॉर्मल अपनी जो क्रिकेट जो मेरी गेम है वो खेला हूँ मैं। और एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान के लिए भी खेलने का मौका मिलेगा इतनी जल्दी? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत तो बहुत की है और जिसका अल्लाह पाक ने मुझे सिला दिया है, तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि यही परफॉर्म कंटिन्यू रखूं मैं। सही। आसिफ हमारे साथ रहिएगा, आप कामरान अकमल भी हमारे साथ मौजूद है। कामरान, सबसे पहले तो जरा बैटिंग फॉर्म पे बात कीजिए आप। क्या प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त थी, फॉर्म अच्छी लगी हुई थी? क्योंकि 425 रन स्कोर करना इस टूर्नामेंट में, सेंचुरी आपने वाहिद प्लेयर हैं जिन्होंने स्कोर की, बड़ी अच्छी बेहतरीन फॉर्म में नजर आया आप। जी डेफिनेटली हर टूर्नामेंट जो भी होता है उसकी तैयारी की जाती है, तो क्लब क्रिकेट कंटिन्यू खेल रहा हूँ, पीएसएल को सामने रखे उस हिसाब से प्रैक्टिस भी की है। और इससे पहले मैं अपनी ज़ल्मी टीम को क्रेडिट दूंगा, कोच को दूंगा, यूनुस भाई को दूंगा, जिन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया। और यही वजह है कि पूरी टीम फाइनल तक गई है, पूरी टीम को भी क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने भी बड़ी मेहनत की है। बस यही कोशिश है, जो मेरा रोल है, जो मेरे जो टीम ने दिया गया उस पर मैं पूरा 100% दूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, जो मुझसे डिमांड थी टीम की वो मैंने की है। फाइनल अभी आप डिस्कस कर रहे थे कैच छोड़ने का, आपने स्कोर नहीं किया मेरे जी कैच पे बात कर लें जी। हाँ जी, मैंने कहा अभी आप डिस्कस कर रहे हैं कि कैच छोड़ना, मेरे ख्याल से आप मुल्तान की टीम आज प्ले ऑफ में क्वालिफाई नहीं की है। आप आसिफ साथ है, संगाकारा से स्टंप निकला है हुसैन तलत का, मैच जितवा दिया उसने 8 विकेट, तो उसको तो किसी ने डिस्कस नहीं किया। मैं तो इंजरी के साथ खेल रहा हूँ, मैंने तो अपनी 100% दी है। मेरे ख्याल से ये चीजें, ये सवाल बनता नहीं है मेरे ख्याल से, कोई कोशिश कौन नहीं करता
कोशिश कौन नहीं करता? अगर आसिफ आउट हो जाता है तो आपने आसिफ को ब्लेम करना शुरू कर देना था। ये चीज अच्छी नहीं है किसी के साथ भी। अच्छा टाइम, ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आपकी वो 2-3 इनिंग्स नहीं होती तो शायद पेशावर क्वालिफाई नहीं करता। वो आपकी इनिंग्स थी जिसने पेशावर ज़ल्मी को फाइनल तक पहुंचाया। मैं वो क्रेडिट लेता ही नहीं, मैं अपनी टीम को देता हूं। ये पूरी टीम को क्रेडिट जाता है, मुझे खेलने को मुझे चाहिए भी नहीं। ये टीम गेम है, टीम के साथ खेला जाता है। लेकिन ये मैं कह रहा हूं कि इतनी नेगेटिव खबरें, इतनी नेगेटिव बोलना, जो एक सिर्फ वेट कर रहे होते हैं कि कोई नेगेटिव बात हो कामरान की तो हम लोग उछालें। उससे पहले इतना बुरा हो रहा, हर किसी से हो रहा, उस वक्त कोई डिस्कस नहीं हो रहा। क्या वो इतना इजी था? मैं अपनी हैमस्ट्रिंग इंजरी के साथ खेल रहा हूँ टीम के लिए, तो ये चीजें बड़ी काउंट करती हैं। इतना इजी नहीं होता, इजी होता है बोलना, बिल्कुल वो जो लोग बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से लेकिन मेरी टीम ने बड़ी एफर्ट की है ज़ल्मी ने, और अल्लाह का शुक्र है फाइनल खेल रहे हैं, तो अनफॉर्चुनेटली जीत नहीं सके। नहीं, मैं इस बात से आपकी इत्तेफाक करता हूं कि आपने बड़ा जबरदस्त खेला पूरे टूर्नामेंट में, और कैचेस ड्रॉप होते हैं, जबकि ये कैच भी इतना आसान नहीं था, पीछे भाग के जाना और उल्टा कैच पकड़ना इतना आसान नहीं था। लेकिन पता नहीं क्यों आप हमेशा खासतौर पे सोशल मीडिया की तनकीद की जद में आ जाते हैं। लेकिन आई एम श्योर लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं जो आपने जबरदस्त टूर्नामेंट खेला है वो ये पूरा टूर्नामेंट। थैंक यू जी। पूरी टीम, मैं कहता हूं कि सिर्फ मुझे क्रेडिट नहीं जाना चाहिए, मेरी पूरी ज़ल्मी टीम को जाना चाहिए। ये टीम गेम है और सब ने जान लगाई है, लेकिन एक ने जीतना एक ने हारना। एक टाइम पे तो ऐसे लग रहा था कि हम लोग प्ले ऑफ में नहीं क्वालिफाई करेंगे। तो ये चीज़ है, ये एक जैसा टाइम नहीं रहता, लेकिन सब ने 100% दी अपनी टीम के लिए। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान में क्रिकेट ज़्यादा हुई है, अगले साल और ज़्यादा होगी। ये ज़्यादा खुशी इस वक्त, ये नेगेटिव खबरें उसने वो किया ये किया, इस वक्त सब डिस्कस होना चाहिए कि कराची में मैच हुआ, लाहौर में मैच हुआ, क्राउड ने मैसेज दिया दुनिया को कि यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट हो सकती है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हो सकती है। ये नहीं कि हम एक दूसरे के साथ लड़ते रहे, ब्लेम करते रहे। कामरान, ऑन अ लाइटर नोट मैं आसिफ अली से ये जरूर पूछना चाहूंगा, ऑन अ लाइटर नोट कि आसिफ अली आपने शुक्रिया अदा किया कामरान अकमल का कि कैच छूटा, उसके बाद आपको 3 छक्के मारने का मौका मिला। गेम का हिस्सा है, कैच छूटना कैच होना ये तो पार्ट ऑफ द गेम है। बाकी होता रहता है मैच में, कमी भाई को ब्लेम नहीं देना चाहिए, क्योंकि पूरा PSL ऐसा खेला है कि मेरे ख्याल से इनकी परफॉर्मेंस ही पेशावर ज़ल्मी फाइनल तक पहुंची है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इनकी अच्छी जो इनकी वो चीज़ें हैं वो हाईलाइट करनी चाहिए, ना कि एक कैच थोड़ी करना चाहिए। सही। कामरान, डिसअपॉइंटेड है कि इस परफॉर्मेंस के बावजूद आपका टीम में नाम नहीं आया? देखिए ऐसे ख़ास नहीं है, बस ये है कि अफसोस तो होता है कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद, लेकिन ये है कि अनफॉर्चुनेटली मैं इंजर्ड भी था, मैं खेल भी नहीं सकता। अगर अनाउंस भी करते, बात भी करते तो मैं खेल नहीं सकना था, मेरी हैमस्ट्रिंग ख़राब हुई है, एटलीस्ट मुझे 3 से 4 वीक का रेस्ट है। तो यही चीज़ है कि लेट्स सी आफ्टर वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ जो भी लड़के सेलेक्ट हुए, आसिफ है, तल्लत है, इनको गुड लक, राहत अली आया, तो मुबारकबाद, और पूरी टीम को गुड लक, अल्लाह करे अच्छा परफॉर्म करे। और जो एक डिमांड है और मैं रिक्वेस्ट है कराची वालों से कि जैसे PSL के फाइनल में सब प्लेयरों को वेलकम किया, ऐसे वेस्ट इंडीज़ टीम को भी करें, कि इससे अच्छा मौका नहीं है कि और मजीद अच्छा मैसेज देने का पाकिस्तान की तरफ से। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा आपका मशवरा है। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान अकमल, बेस्ट ऑफ लक, और बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ अली। हम उम्मीद करते हैं कि आपने जैसा इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेला उससे ज़्यादा बेहतर पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद आज की अहम और बड़ी स्टोरी पर बात करेंगे। फारूक सत्तार अब MQM पाकिस्तान के सरबराह नहीं रहे, लेकिन उनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? सियासत में रहेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, या आप सियासत को खैर बात कह देंगे? एक ब्रेक के बाद बात होगी इस पर, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज अहम फैसला सुना दिया है। MQM PIB ग्रुप ने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाए थे उसको आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कलअदम करार दिया है, और अब फारूक सत्तार साहब MQM पाकिस्तान के कन्वीनर नहीं रहे। उनका नाम दर्ज था जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पार्टी रजिस्टर्ड है फारूक सत्तार के नाम से, लेकिन अब वहां पर नाम होगा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का, जिन्होंने पिटीशन दायर की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दायरे अख्तियार को भी चैलेंज किया था डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने, लेकिन उनकी वो दरख्वास्त भी मुस्तरद हो गई है। अब डॉक्टर फारूक सत्तार कह रहे हैं कि मैं कारकुनान का इजलास बुलाऊंगा और उस इजलास में हम आगे का लाएअमल तय करेंगे। और आज डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि एक मैनेज्ड था और मुझे सजा दी जा रही है कि मैं बानी एमक्यूएम के खिलाफ था, मुझे सजा दी जा रही है इस बात की कि मैंने 23 मार्च को बानी एमक्यूएम को पार्टी से हटाने का फैसला किया। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त साजिश हो रही है, पतंग का निशान खत्म करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ फैसल सजवारी साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एक दफा फिर मुज़ाकरात की दावत दी है डॉक्टर फारूक सत्तार को। क्या कहा है दोनों रहनुमाओं ने, आज सुनिए। ये मैनेज्ड फैसला है, गैर मुनसिफाना फैसला है, गैर आईनी, गैर कानूनी है, इंतखाबी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, सया अमल सया फैसला है। फारूक भाई ने कहा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो भी फैसला करेगा मैं उसे मंजूर करूंगा। बहादुराबाद की एमक्यूएम और इनके पास पतंग ये छीनी गई है, ये एमक्यूएम के कारकुनों से, एमक्यूएम के अवाम से ये छीन कर पतंग बहादुराबाद के साथियों को दी गई है। पतंग का निशान, एमक्यूएम पाकिस्तान का नाम और परचम एमक्यूएम के कारकुनान की अमानत होते हुए एमक्यूएम पाकिस्तान की राबता कमेटी के पास मौजूद है। मुझे 23 अगस्त को एमक्यूएम के बानी अल्ताफ हुसैन के सामने खड़े होने की सजा दी गई। मुझे मेरे 23 अगस्त के फैसले की सजा दी गई। इसका फैसला एक मुश्तरका फैसला था। फारूक सत्तार भाई के हमरा यहाँ खड़े हुए बहुत सारे साथी उस वक्त पहली सफ़ों में मौजूद थे और इस फैसले में शरीक थे। ये मुनाफिकाना तर्ज अमल इख्तियार करके मुझे कहा जा रहा है कि मैं दोबारा आ जाऊं, मुझे अवाम में जाना है। जो एमक्यूएम के 80% कारकुनान अब तक मेरे साथ हैं, मैं उनसे ज़रूर रुजू करूंगा। जहां हम तमाम कारकुनान और जिम्मेदारान को दावत दे रहे हैं वहां हम डॉक्टर फारूक सत्तार भाई को भी दावत देंगे। फैसल सजवारी डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को दावत दे रहे हैं। दूसरी तरफ कल डॉक्टर फारूक सत्तार साहब कारकुनान से मुलाकात करके आगे की सूरत हाल पर अपनी राय देंगे। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मेंबर नेशनल असेंबली मौजूद हैं अली रज़ा आबदी साहब, जो कि इस वक्त डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के कैंप में हैं। अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने यह कहा था कि मैं फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कबूल करूंगा, लेकिन आज वो कहते हैं कि ना इंसाफी हुई है और स्याह फैसला है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, एक ऐसा फैसला जो कि मुनफरद है और आज से इससे पहले कभी नहीं दिया गया। बिल्कुल सही शहजाद, इससे पहले कभी ऐसा फैसला नहीं आया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हमने दायरा इख्तियार चैलेंज किया था। वो कहा था कि आपके पास ये जुरिस्डिक्शन नहीं है कि आप लोग इंट्रा पार्टी इलेक्शन डिस्प्यूट्स को सेटल करें, क्योंकि वो एक सिविल केस होता है, उसमें एविडेंस रिकॉर्ड की जाती है, ट्रायल होता है, फिर कहीं जाके आप उसका फैसला करते हैं। इस तरह ये सिर्फ एक पिटिशन जो कि हमारे बहादुराबाद के साथियों ने जमा कराई थी, जिसमें उसका मकसद ये था कि रिमूवल ऑफ डॉक्टर फारूक सत्तार। तो पहले तो वो कहा जाता था कि जी कामरान टिसोरी मसला है, लेकिन जो पिटिशन जमा हुई थी वो रिमूवल ऑफ डॉक्टर फारूक सत्तार हुई थी। तो आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने ये पिटिशन एक्सेप्ट की और उसके साथ जो हमारी एक और सबमिशन थी, जो कि इलेक्शन कमीशन एक रिपोजिटरी है, हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन और जनरल असेंबली की जो रेजोल्यूशंस थी वो जमा कराई थी अपने कारकुनान की। वो उन्होंने उसको चैलेंज भी किया था कंवर नवीद भाई ने, और उसको भी उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस भी हमारे के किसी काम के नहीं थे और जो जनरल असेंबली के फैसले थे वो भी गलत थे। तो ये लेकिन अली साहब, ये तो देखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो दरख्वास्त गई थी उसमें ये तो देखा गया कि जो 2/3 मेजॉरिटी है राब्ता कमेटी की, उन्होंने ये फैसला किया है कि डॉक्टर फारूक सत्तार को उस ओहदे से हटाना है। ये तो देखा ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। और दूसरी तरफ आपकी ये इस्तदा भी उन्होंने सुनी कि क्या कोई पार्टी मीटिंग बुलाई जा सकती है राब्ता कमेटी की अगर डॉक्टर फारूक सत्तार उस मीटिंग में ना हो। ये कम से कम शवाहिद तो देखे गए हैं ना? नहीं, ये भी नहीं देखे गए। इसमें देखिए, जो 2/3 मेजॉरिटी की बात आई थी उसमें बड़े वाज़े तौर पे बाबर सत्तार साहब ने बता दिया था और एविडेंस भी प्रोवाइड किया था कि 2-3 सिग्नेचर्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद ही नहीं थे, तो वो फोर्ज्ड हैं। और कुछ लोग जो थे वो जैसे पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे और कुछ जैसे इस्लामाबाद में थे, कराची में नहीं थे, तो उनके सामने ये मीटिंग नहीं हुई। फिर हमारे सरदार साहब ने भी आके वाज़े तौर पे ये बात बताई थी कि जी इनसे सिग्नेचर्स लिए थे और सिग्नेचर्स वो अटेंडेंस के लिए थे, जिसको अटैच कर दिया था फारूक भाई के रिमूवल के सिग्नेचर्स के साथ।
तो ये अली साहब, एक दो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको डिसाइड नहीं कर सकता था शहजाद। ठीक है, ये जाएगा तो हाई कोर्ट में जाएगा या किसी ट्रायल कोर्ट में जाएगा। मैं उस पर आता हूं अली साहब, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आज मैं उस पर आता हूं अली साहब, लेकिन आज डॉक्टर साहब ने 2-3 बातें कही हैं। उन्होंने कहा यह मैनेज्ड फैसला था, पतंग का निशान उनको दिलवाया गया है। तो जरा बताइए कि किसके हवाले से ये बात कर रहे हैं, किसने दिलवाया है पतंग का निशान बहादुराबाद को? मैनेज किया हुआ था ये फैसला जो इलेक्शन कमीशन ने दिया है, और क्यों वो ये कह रहे थे कि पतंग का निशान खत्म करने का मंसूबा बनाया जा रहा है? शहजाद, अब इलेक्शन कमीशन की जो मैंने बात की थी कि उनका दायरा इख्तियार नहीं है कि वो इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है कि वो इस पर फैसला कर सके, तो उसने कैसा किया? पहली दफ़ा इस तरह का फैसला इलेक्शन कमीशन की तरफ से आया है। अब ये एक प्रेसिडेंट बन गया है। अब कल कोई भी किसी भी पार्टी का बंदा अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वहां पे कुछ लोग जमा करके जा सकता है और अपनी पार्टी सरबराह को हटा वेट फॉर द शॉर्ट ऑर्डर। लेकिन मुझे ये बताइए कि आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि मैनेज्ड फैसला है, किसने मैनेज किया है ये फैसला आपके पीआईबी ग्रुप के खिलाफ और बहादुराबाद के हक में? इलेक्शन कमीशन जो है वो अगर इंसाफ पे फैसला करता तो वो इस पिटीशन को रद्द कर देता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मैनेज था, इस वजह से वो उसने ये पिटीशन एक्सेप्ट की। और किस तरह की कि जो 5 मेंबर का बेंच था, आज सुबह कोर्ट रूम में उनमें से मौजूद जज हजरात में से एक भी नहीं आया। रीडर साहब आए, आने के बाद वर्बली कह के गए। शॉर्ट ऑर्डर अभी इस वक्त तक इशू नहीं हो सका है शहजाद। लॉन्ग ऑर्डर की तो बात आगे की है। अली साहब ये बात मैंने सुन ली है, ये बात मैं समझ भी गया हूं, ये बात तो खबर में भी आ चुकी है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि मैनेज किसने किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ का ये फैसला? मैनेज किसने किया है, किसने पतंग दिलवाई है? उसको तो बेनकाब करें ना डॉक्टर साहब, जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो तो बताइए ना। शहजाद, नादीदा कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान में बहुत सारे फैसले भी मैनेज कर लेती हैं, बहुत सारे डिफरेंट स्टेप्स भी उठवा लेती हैं, सेनेट के इलेक्शंस भी हो जाते हैं, ऐसे ऐसे लोगों के इत्तेहाद भी हो जाते हैं कि जिनको सोच भी नहीं सकते थे कि 2-3 पार्टियां कभी साथ बैठ सकती हैं। तो ये सब आर्ट ऑफ मेकिंग थिंग्स पॉसिबल एक है जो कि तो ये नादीदा कुव्वतें जो हैं ये बहादुराबाद के साथ क्यों खड़ी हैं? आज डॉक्टर साहब ने ये भी कहा कि मुझे सजा दी जा रही है बानी एमक्यूएम के खिलाफ खड़े होने की, लेकिन जो तमाम लोग बहादुराबाद कैंप में वो भी तो उतना ही बानी एमक्यूएम के खिलाफ खड़े हुए थे जितना डॉक्टर फारूक सत्तार साहब हुए थे। नहीं, उस दिन अगर देखा जाए तो 23 तारीख को अकेले फारूक भाई थे, उनके साथ कुछ चंद एमएनएज और एमपीएस थे जो कि प्रेस क्लब पे अगले दिन गए थे, बल्कि रात को तो फारूक भाई अकेले ही गए थे और उनके साथ ख्वाजा इज़हार भाई थे और सोहेल भाई थे। हाँ, ख्वाजा इज़हार भाई थे, सोहेल भाई थे, ये 2-3 अफराद थे बस। बाकी तो जितनी भी राब्ता कमेटी आज जो बैठी हुई है इसमें तो मेजॉरिटी के टेलीफोन्स बंद थे या फिर वो अपने आउट ऑफ रीच थे या कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे थे। तो जब अगले दिन जिन नादीदा कुव्वतों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं अली साहब, वो नादीदा कुव्वतें जितनी खिलाफ हैं बानी एमक्यूएम के, उतना खिलाफ तो मेरे ख्याल से आप लोग भी नहीं थे, और उसकी वजह यह क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। तो अगर आप लोगों को भी किसी ने मजबूर किया था अलग होने के लिए तो वो नादीदा कुव्वतों ने किया था, तो वो आपके साथ क्यों नहीं खड़े हुए? आज वो उनके साथ क्यों खड़े हो गए बहादुराबाद में? उस वक्त शहजाद, अगर ऐसा होता ना कि जैसे जब एक अनफॉर्चुनेट नारा लगा उसके बाद तो एमक्यूएम तकरीबन खत्म हो गई थी, तो उसको बचाने और उसको वापस खड़ा करने में फारूक सत्तार भाई का किरदार है, जिसके बाद फिर बाकी लोग आके अटैच होना शुरू हुए। इवन बहादुराबाद का जो अभी ऑफिस है वो भी फारूक सत्तार भाई ने दिलवाया, और जो ऑफिसेज मिले हैं वो भी दिलवाए हैं। तो ये चीज, और फिर 8 नवंबर को आपको याद होगा कि पीएसपी के साथ बिठाया जा रहा था और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई थी, लेकिन उसके बाद उसके अगले दिन ही फारूक भाई ने बहुत लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तो अपनी मर्जी से ही की थी ना। मुझे जरा एक मौका दें, ये वसीम बदावी के प्रोग्राम में कुछ कहा था फारूक सत्तार साहब ने, ये सुन लीजिए, 16 घंटे एक जगह बिठाया। जो फैसला आएगा मैं अपनी राब्ता कमेटी से एक मशवरा करूंगा और मेरी जाती राय और ख्वाहिश है कि मैं अदालत में नहीं जाऊंगा उस फैसले के खिलाफ, या कम से कम 2018 के इलेक्शन तक नहीं जाऊंगा। मुझे इलेक्शन लड़ना है, नहीं लड़ना, ये भी तय करेंगे फिर। तो अब ये बरमला कह चुके थे कि मैं चैलेंज नहीं करूंगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, जो फैसला होगा मैं मान लूंगा, फिर सोचूंगा इलेक्शन लड़ना है क्या करना है। तो अब क्या सियासी मुस्तकबिल है यहां से अली ज़ाबदी साहब, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की सियासत का और आपका? आज दोपहर तक फारूक भाई यही कह रहे हैं कि हम चैलेंज नहीं करेंगे, उनका दिल नहीं है चैलेंज करने का, लेकिन हमारे और साथी जो इनके साथ खड़े हैं उनमें से बहुत सारों की शायद राय ये है कि इसको चैलेंज किया जाए, जो उसका दायरा इख्तियार है जुरिस्डिक्शन को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, वो हाई कोर्ट में लेके जाया जाए, फिर वहाँ से
इस फैसले को कलअदम कराया जाए और वापस उस स्टेटस पे लाके फिर आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाके इसका फैसला कराएं। तो वो डिसीजन कल शाम को 6 बजे फारूक भाई के घर पे राब्ता कमेटी का भी, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का और फिर कारकुनान का इजलास है। वहां पे जब लोग आएंगे उनसे सलाह मशवरा करने के बाद डिसाइड किया जाएगा कि हमारे पास फिर वही ऑप्शंस रह जाते हैं कि जी या तो चैलेंज किया जाएगा या फिर आप नई पार्टी खुदा ना खास्ता रजिस्टर होगी या फिर आप वापस जो भादराबाद चला जाना चाहता है भादराबाद चले जाए, वहां पे फिर उनके साथ काम करें। मतलब अब आपके पास ये ऑप्शन है, या तो डॉक्टर फारूक सत्तार साहब मुज़ाकरात की दावत कबूल कर रहे हैं और भादराबाद वालों से जाके मीटिंग करें, जो कि कह रहे हैं कि अभी भी हमारे दिल में बसते हैं, डॉक्टर साहब आकर तहरीक के लिए काम करें, ये नहीं बता रहे किस ओहदे पे आके काम करें, तो एक ये ऑप्शन है। दूसरा ये कि एक नई पार्टी रजिस्टर कर लें डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, ये ऑप्शन भी मौजूद है। देखिए, राय है लोगों की, लेकिन पर्सनली मैं तो ये समझूंगा कि पतंग के सामने नहीं खड़ा होना चाहिए हमें इस तरह। आप इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार ज़रूर चैलेंज कर लें और भादराबाद से जो सालिसों की आज तक बात हो रही है हमारे, और जो उन्होंने फार्मूलाज पेश किए हैं, उन फार्मूलाज के तहत दोनों खालिद मकबूल भाई और फारूक सत्तार भाई बैठे। अब वो फार्मूला तो बड़े कमजोर हो गए क्योंकि भादराबाद ये कानूनी जंग जीत गया है, वो पोजीशन ऑफ द पावर में है। क्या करेंगे? टिसोरी साहब की कुर्बानी तो कम से कम टिसोरी साहब की कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, क्योंकि आज भी उन्होंने कहा उनकी मेंबरशिप सस्पेंडेड है। ये आपको एक कड़वा घूंट लेना पड़ेगा। इसके बाद डॉक्टर साहब क्या कन्वीनर की पोजीशन में ही काम करना चाहेंगे, या कोई ओहदा उनको मिले नायब कन्वीनर का या कोई और ओहदा, उस पर भी तैयार हो जाएंगे वो? नहीं, ये तो भादराबाद ही बताएगा आपको। बल्कि हमारी तरफ से तो और भी राय ये थी कि दोनों राब्ता कमेटीज को ख़त्म करके एक नया इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा लिया जाए, बेशक जिसमें बाकी कारकुनान भी जो है वो भी अपने आप को नॉमिनेट करें और करवाएं और वो भी इलेक्शन का पार्टिसिपेट करें। तो कोई भी कन्वीनर आ सकता है जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलते हैं, कोई भी राब्ता कमेटी का मेंबर हो सकता है। तो ये हमारी अभी भी प्रपोजल है और राब्ता कमेटी और भादराबाद ने अगर आज तक समझती है कि जी उसके पास आ गया है, तो मैं उनसे बस यही कहूँगा कि कल का फैसला जो फारूक सत्तार भाई करने वाले हैं उसका इंतजार कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि अगर इलेक्शन कमीशन का ये जुरिस्डिक्शन चैलेंज हो गया तो फिर हम वापस स्क्वायर वन पे खड़े में होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भादराबाद का भी पॉइंट ऑफ व्यू लूँगा के बाद भादराबाद इस फैसले को कैसा देखती है, और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब की जगह अब मौजूद है एमक्यूएम में, उनका सियासी मुस्तकबिल है, और अगर होगा तो किस ओहदे पर होगा, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करेंगे ख्वाजा एजाज साहब से, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द असेंबली, और इस वक्त एमक्यूएम भादराबाद का ग्रुप का हिस्सा है, जो कि अब ऑफिशियली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक एमक्यूएम पाकिस्तान है। पतंग का निशान उनके पास है। ख्वाजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आज इस फैसले के बाद एमक्यूएम पाकिस्तान और आपकी जो भादराबाद ग्रुप था वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में है, तो जरा बताइएगा आगे कैसे बढ़ेंगे? डॉक्टर फारूक सत्तार साहब के लिए दरवाजे खुले हैं, या उनकी सियासत अगर होगी भी तो अब एमक्यूएम पाकिस्तान से अलग होगी? क्या होने जा रहा है एमक्यूएम में अब? शुक्रिया शहजाद, और बड़े तवील अरसे बाद आज टेलीविज़न के ज़रिए फिर अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। शहजाद, आपको शायद ये पता हो कि मैं उस सालिसी कमेटी का हिस्सा भी रहा हूँ, और शायद जितना मुझे उन बदगुमानियों का या तलखियों का पता है, शायद किसी और को उसका शायद अंदाज़ा ना हो, और वो भी इस तरह से कि मैंने उसको मुतवाज़न करने की बड़ी कोशिश की, और हर लम्हे सरदार साहब और मैंने अलहदा भी और एक साथ भी कि ये किसी तरीके से फासले कम हों, लेकिन आखिरकार 26 तक ये फासला आ गया, और इसमें फारूक भाई की भी मर्जी शामिल थी कि भाई 26 तक हम चले जाते हैं। लेकिन एक बात जो आज राब्ता कमेटी के इजलास में ख़ास तौर पे मैं सिर्फ यही वहाँ पे मैंने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया था, तो ये मजमूई तौर पे ये तय हुआ कि फारूक भाई बड़े हैं, पार्टी में सीनियर हैं, फारूक भाई की इज्जत एहतराम तकरीम उसमें कोई कमी नहीं है, और न सिर्फ फारूक भाई के साथ खड़े हुए तमाम साथियों को भी अब जुड़कर एक तंजीम के साथ काम करना चाहिए, और इसके लिए बाकायदा तौर पर अरकान राब्ता कमेटी बशमूल कंवर नवेद भाई, खालिद भाई, आमिर भाई, वो फारूक भाई को मदऊ करेंगे। फारूक भाई आज कराची में नहीं है, आज सिर्फ ये मैसेज मीडिया के ज़रिए इन साथियों तक गया। मुझे यकीन है कि क्योंकि 12:30 या 1 बजे तक वो पहुँचेंगे, तो कल का या कोई टाइम लेकर फारूक भाई से वो ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि वो तशरीफ़ लाएँ। अब मसला ये है
कि इलेक्शन कमीशन के लिए ये यहाँ तक पहुँचने में दोनों की दिलचस्पी यही थी कि इलेक्शन कमीशन तक पहुँचा जाए। मुज़ाकरात तो बहुत हुए, बहुत सारे लोगों ने मुज़ाकरात की, सिर्फ मैं नहीं था, मेरे साथ एक बहुत बड़ी शहर की तादाद भी मौजूद थी। मुख्तलिफ जगहों पे कुछ आपके सामने रिपोर्ट हुआ, कुछ नहीं रिपोर्ट हुआ। ये चीज़ एक मुसल्लमा हकीकत है कि MQM के पीछे कराची के अलावा MQM का कोई परसान हाल नहीं है, कोई वाली वारिस नहीं है, और MQM को यूनाइट होकर ही हमेशा उन तमाम फोर्सेस से MQM तन्हे तनहा जीतती रही है। आइंदा भी इसी तरीके से फतह हासिल होगी। लेकिन अगर तकसीम की बात हुई, और मुझे नहीं पता, पिछले सेगमेंट में काफ़ी डिस्टॉर्शन था आवाज़ में, मैं पूरी बात नहीं सुन सका, लेकिन अगर इसमें रिव्यू में जाएंगे, दोबारा अपील में जाएंगे, और ख़ुद क्योंकि फारूक भाई कह चुके हैं कि इलेक्शन 26 के फैसले को वो तस्लीम करते हैं, और मुझे भी कह चुके हैं पर्सनल मेरी ज़ाती मुलाकात में, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये एक और जंग का आगाज़ होगा। फिर तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो मेरा ख्याल है, मुझे उम्मीद है, तवक्को है कि फारूक भाई मेरा ख्वाजा साहब आगे जाएंगे। मैंने आज देखे स्टेटमेंट, फारूक फैसल सब्जारी साहब ने कहा कि आप आइए, हम आपको मुज़ाकरात की दावत देते हैं। अभी कंवर नवीद साहब भी कराची पहुंचे हैं, उन्होंने भी कहा है कि हमारे दिल के दरवाजे भी खुले हुए हैं, पार्टी के दरवाजे भी खुले हुए हैं, आइए मिल के तहरीक के लिए काम करते हैं। लेकिन ये आप लोग नहीं बता रहे कि किस पोजीशन में काम करेंगे। किसी ने अभी तक ये नहीं कहा कि आइए दोबारा कन्वीनर बन जाइए, कामरान टिसूरी को माइनस कर दें, कन्वीनर बन जाइए, अपने पुराने ओहदे पर आ जाइए। ये कोई पेशकश नहीं कर रहा है अब तक। तो इसका मतलब ये क्या पार्ट ऑफ द प्लान हो सकता है, प्रपोजल है, या ये खत्म हो चुका है अब? देखें, MQM में ओहदों की कोई हैसियत कभी नहीं रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो थी, जितनी बार भी मैंने सालिसी के दौरान फारूक भाई के पास प्रपोजल लेकर गया, तो उसमें बहादुराबाद के साथियों की तरफ हमेशा उन्हें एज ए कन्वीनियर ही प्रपोजल दिया गया। कभी भी कोई भी फारूक भाई को डिग्रेड नहीं करना चाहता, फारूक भाई की रिस्पेक्ट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। अब सिचुएशन क्या है? अब एक लीगल सिचुएशन है जिसमें इलेक्शन कमीशन ने खालिद मकबूल भाई को सरबरा तस्लीम किया आईनी तौर पे। तो यकीनन ये चीज़ फारूक भाई ही आकर इसको रिजॉल्व करेंगे, फारूक भाई ही बैठकर इसको रिजॉल्व करेंगे, और फारूक भाई अपने उस एहतराम और इज्जत का न सिर्फ एडवांटेज ले सकते हैं, अपनी सीनियरिटी का एडवांटेज ले सकते हैं, और तमाम साथी बशमूल एवरीवन, कोई भी फारूक भाई से तकरार या आर्गुमेंट नहीं कर सकता, ना करता है। लेकिन ये ज़रूर है कि फारूक भाई को कुछ ना कुछ यहाँ पर उस सालिसी तमाम रोल के अंदर जो कुछ फार्मूले थे, उन फार्मूले में से कोई ऐसा फार्मूला इख्तियार करना पड़ेगा जो अब बहादुराबाद के साथियों को भी खुशदिली के साथ एक्सेप्ट हो, उसे तस्लीम किया जाए। अब कंडीशनल आपको क्या लगता है कि राब्ता कमेटी, बहादुराबाद की राब्ता कमेटी इंक्लूडिंग जो सीनियर रहनुमा है, वो बतौर कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को कबूल करने के लिए, खुशदिली से कबूल करने के लिए तैयार हो जाएंगे? देखिए, दो बातें शहजाद, ये इसमें कोई चीज़ हतमी नहीं है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि ऐसा नहीं होगा, मैं ये भी नहीं कह सकता ऐसा होगा, लेकिन एक चीज़ है, ये बैठकर इस बदगुमानी को दूर करना होगा। जो मुझसे फारूक भाई की बात हुई है, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा था कि अगर फैसला बहादुराबाद के साथियों के हक़ में आता है, तो मैं किसी भी तरीके से पतंग को इलेक्शन से पहले पतंग को प्रॉब्लम में नहीं डालूंगा, नाम निशान को मैं किसी लिम्बो में नहीं डालूंगा, और बहादुराबाद के साथियों का ये विज़डम होगा कि वो क्या फैसला करते हैं। जो बहादुराबाद में राब्ता कमेटी का फैसला हुआ, जिसमें मैं मौजूद था, उसमें यही बात हुई कि फारूक भाई को जाना चाहिए, फारूक भाई को इनवाइट करना चाहिए, और ये बात फारूक भाई को लेकिन आपने एक बात कही कि MQM में कभी ओहदों की कोई अहमियत नहीं रही। ये सारी जंग तो हमें लग रहा था कि कामरान टिसूरी के अलावा ओहदे पर ही है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और कंवर नवीद साहब ये दरख्वास्त लेके गए थे कि उनको बतौर कन्वीनर हटाइए और हम होंगे नए कन्वीनर। ये दरख्वास्त आप लोग लेके गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, तो ओहदों की अहमियत तो है। नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा, क्योंकि टाइम नहीं है शहजाद, मैं फिर कभी इसको क्लियर करूंगा। ये उस वक्त बड़ा क्रूशल टाइमिंग थी, ये जो डिस्टेंस थे दोनों के दरमियान और फासले थे, बदगुमानियां थी, उसमें सेनेट का इलेक्शन करीब था और सेनेट के उम्मीदवारों के लिए सिग्नेटरी होना जरूरी था। ठीक है। तो ये उस तनाजुर में ये सारी चीजें हुई हैं। और रहा कामरान साहब का, कामरान टिसूरी भाई का, तो उसमें मैं बड़ी क्लियर बात ये कहूंगा कि मेरा ख्याल है खुद उनके साथ भी ज्यादती हुई है, और मैंने पर्सनल भी उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि अगर तो एक दोस्त की हैसियत से आप समझते हैं कि फारूक भाई के लिए प्रॉब्लम्स हैं, तो आप गिव अप कर सकते हैं। मैंने ज़ाती तौर पे उनसे बात की है
ठीक है, अभी रिसेंटली उन्होंने इस्तीफा भी दिया था, लेकिन मैं एक और जरूरी चीज पे बात करना चाह रहा हूं ख्वाजा साहब, क्योंकि एक और तनाजुर में आज डॉक्टर साहब इस फैसले को देख रहे हैं। वो कह रहे हैं ये फैसला मैनेज था। उन्होंने ये कहा है कि पार्टी का जो निशान है पतंग, उसको हमसे छीन कर दिलवाया गया है बहादुराबाद को। अल्ताफ हुसैन के साथ मैं खड़ा हुआ था, मैं उसके खिलाफ खड़ा हुआ था, उसकी सजा मुझे दी जा रही है। सादिक सिंजरानी को वोट दिए खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के कहने पे जिन सेनेटर्स ने, उस वजह से फैसला उनके हक में आया है। तो वो तो एक दूसरी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये कोई डिजाइन है, ये गेम हो रहा है उनके साथ, हाथ हो गया है। नहीं देखें, अब ये जाहिर फारूक भाई ने कहा है और ये क्या इसका कॉन्टेक्स्ट है। यकीनन बहादुराबाद की तरफ से तो कोई मैनेजमेंट नहीं है, ना पीआईबी की तरफ से। दोनों की तरफ मैं रहा हूँ, दोनों वकला इलेक्शन में अपने दलाइल देते रहे और मेरा ख्याल है इलेक्शन कमीशन ने उन दलाइल की बुनियाद पर फैसला किया। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन को नया नहीं है, ये वही कॉन्स्टिट्यूशन है जो पिछले 2002-2003 से चला आ रहा है। इसमें कोई शिक चेंज नहीं हुई है। अनफॉर्चुनेटली 22 के बाद मां सिवाय कन्वीनियर की तब्दीली के बाकी इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की तमाम शिकें वही हैं। तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि बजाय इसमें पढ़ने के कि अब इलेक्शन कमीशन के पीछे कौन था, मैनेज किसने किया, अब ये मैनेजमेंट तो मेरा ख्याल है फारूक भाई ज्यादा बेहतर बता सकेंगे कि इस मैनेजमेंट की। मैंने ख्वाजा साहब अभी पूछा अली रज़ा आब्दी साहब से कि कौन थी ये कुव्वतें जिन्होंने मैनेज किया, कौन थी कुव्वतें जिनकी तरफ इशारा है। उन्होंने कहा आपको पता है कि पाकिस्तान की सियासत में नादीदा कुव्वतें काम करती रहती हैं, अजीब अजीब अलायंसेज हो जाते हैं। फिर उन्होंने चेयरमैन की तरफ इशारा किया सेनेट के, तो इसका मतलब इशारा कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट की तरफ है। तो क्या ऐसा है कि एस्टैब्लिशमेंट बहादुराबाद ग्रुप के साथ खड़ी हुई है, उनको सपोर्ट हासिल है एस्टैब्लिशमेंट की? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कभी बहादुराबाद में जितने भी साथी हैं और इवन फारूक भाई के साथ भी जितने साथी हैं, हम में से कभी ने भी इस्टेब्लिशमेंट रिलाय पॉलिटिक्स नहीं की और नहीं करना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट के साथ वर्किंग रिलेशनशिप, इस्टेब्लिशमेंट के साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अलाइनमेंट एक अलग चीज़ है। पॉलिटिक्स तो आपका अपना काम है, ये तो आपकी अपनी मर्जी पर होता है, ये आपकी अपने लोगों की, पाकिस्तान के आइन और कानून के अंदर रहते हुए आप अपने लोगों को एड्रेस करते हैं, पब्लिक के ग्रीवेंसेस को एड्रेस करते हैं। और जाहिर है अब वसाइल हुकूमतों के पास होते हैं। इस्टेब्लिशमेंट इज द पार्ट ऑफ द स्टेट, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस्टेब्लिशमेंट पर इस तरह का इल्ज़ाम लगना चाहिए। और मैं पर्सनली भी फारूक भाई से ये बात करके पूछूंगा कि मेरी उनके दरमियान जो गुफ्तगू हुई उसमें ये कहीं पे भी नहीं था। और हमें, मेरा नहीं ख्याल कि आगे बढ़ने के लिए इस किस्म के अब कोई बदगुमानी और इल्जामात का सहारा लेना चाहिए। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप कह रहे हैं कि जो बातें, जो रिजर्वेशन उन्होंने आज इस फैसले के हवाले से शो किए कि इसके पीछे कोई था या ये मैनेज था या हमें क्यों एक सजा दी जा रही है, वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पहले हमारी मीटिंग्स में ऐसी उन्होंने कोई बात नहीं कही है। तो आप इसको कैसा देखते हैं कि कोई साजिश हो रही है एमक्यूएम के वोट को स्प्लिट करने की है? ये जो लड़ाई है ये आपकी आपस की लड़ाई है, मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन बहादुराबाद एंड पीआईबी, या कोई इसमें तीसरी कुव्वत, कोई डिजाइन शामिल है? यार देखिए ना, अब ये तो बड़ी सिंपल सी 2 और 2 4 वाली बात है ना। अब इसमें तीसरी और चौथी और पांचवी का मैं कैसे नाम लूं, जब मुझे खुद नजर आ रहा है कि लड़ाई हमारी है। मुझे नजर आ रहा है कि कहां पे ये इख्तलाफात हुए हैं। ये ज़ाहिर सेनेट की जो इलेक्शन है उससे ये इख्तलाफात शुरू हुए। तो इसमें मैं नहीं समझता कि फारूक भाई को भी और किसी भी साथी को इल्ज़ाम किसी और पे, अपने ऊपर इल्ज़ाम लें। इल्ज़ाम हम पर है, सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम हम पर ही है। ये इख्तलाफ की वजह आखिरकार हमारी ज़हनी हमांगी ना होना है, बदगुमानियाँ हैं, एक दूसरे के खिलाफ मिसट्रस्ट है। तो ये तो नज़र आ रहा है। और मैं तो आप सब भी इसको एनालाइज कर सकते हैं। जब साजिशें होती हैं तो साजिशों का चेहरा कुछ और होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कह रहे थे कि अगर चैलेंज करेंगे इस फैसले को तो बदगुमानियां मजीद बढ़ेंगी, उनको बढ़ाना नहीं चाहिए, बैठ के मुज़ाकरात करके मामले को हल करने की जरूरत है। ये वे फॉरवर्ड है, ख्वाजा एजाज साहब बताए थे। तमाम ऑप्शन ओपन है, आएंगे, बैठ के बात करेंगे, इसके बाद मामला आगे बढ़ेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।